एवरीवन, वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीपीएम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ जीके जीएस का टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट, जो कि है टेस्ट नंबर 2। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही मदद साबित करेगा एग्जाम में आपके लिए। तो आज का सेट डिस्कस करेंगे हम लोग और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आप अपना आंसर कॉपी में नोट कीजिए और उसके बाद वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट में बता सकते हैं किसका कितना स्कोर हुआ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स जैव प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है टेक्निकल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है टेक्निकल स्टडी ऑफ केमिकल्स इन द बॉडी, ऑप्शन सी है इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन एनाटॉमी, ऑप्शन डी है यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीव का उपयोग ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही यही होता है। पहला ऑप्शन में देखते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर व्यूइंग द सन। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, दूसरा ऑप्शन है टेलीस्कोप और तीसरा ऑप्शन है हेलियोस्कोप और चौथा ऑप्शन है सन मीटर। तो चलिए अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हेलियोस्कोप। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए अदर ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप का यूज होता है किसी भी इक्विपमेंट का रोटेशन स्पीड मेजर करने के लिए, किसी भी इक्विपमेंट का रोटेशन स्पीड मेजर करने के लिए और फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए। क्या? फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का यूज किया जाता है। और टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप होता है किसी भी दूर के चीज को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आज आर इलेक्टेड बाय द। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखिए आप, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा का मेंबर चुना जाता है, चुनाव होता है, किया जाता है। राज्यसभा से रिलेटेड कुछ तथ्य बताते हैं आपको। राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 में आता है। आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल कितना सीट है? राज्यसभा में टोटल 250 सीट है। उसमें से 238 सीट जिसपे चुनाव होता है और 12 सीट जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और नॉमिनेट किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। ये 4 फील्ड से होता है, जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया और सोशल सर्विस से हो गया। ये 4 सेक्शन से 12 मेंबर नॉमिनेट किया जाता है। और लेकिन एट प्रेजेंट अभी 245 सीट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक बात और, इसमें 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा का हर 2 साल में रिटायर होता है। हर 2 ईयर में 1/3 मेंबर राज्यसभा का रिटायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस और ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी है रीनल फेलियर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। ऑन्कोलॉजी जो है वह कैंसर ट्रीटमेंट से एसोसिएटेड है। चलिए अदर ऑप्शन में देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी का बीमारी होता है, जो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी कमजोर हो जाता है, बोन कमजोर हो जाता है। और
स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बोन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। और डायबिटीज में होता है, डायबिटीज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, डायबिटीज में इंसुलिन नहीं बनता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ तांत्रिक योगिनी कल्चर इज बिलीव टू बी फ्रॉम। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है राजस्थान। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए फटाफट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। तांत्रिक योगिनी कल्चर का मूल स्थान कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए फटाफट आप लोग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के जी के द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट किया गया। तो चलिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ अदर ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है वो होम रूल लीग स्टार्ट किए थे। होम रूल लीग स्टार्ट किए थे 1916 में। 1916 में स्टार्ट किए थे किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ। एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग स्टार्ट किए थे बाल गंगाधर तिलक जी। और बाल गंगाधर तिलक का दो पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका एक का नाम है केसरी, एक का नाम है केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था, और एक है इसका पुस्तक मराठा, एक मराठा पे पुस्तक है जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया। इसका ये पुस्तक और पत्रिका जो भी हो, ये मराठा जो है वो इंग्लिश में लिखा गया और केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था। और राजा राम मोहन राय जी के बारे में और जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय जी 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किए थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसका एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया। ओके। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। और इन्होंने महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। और 1905 ईस्वी में ही ये कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, उसका ये अध्यक्ष थे। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन का ये अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला एग्रीमेंट 1972 वाज साइंड बाय। शिमला समझौता 1972 पर किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? चलिए ऑप्शन देखिए आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो। जे भुट्टो के दोनों के साइन के द्वारा ही शिमला एग्रीमेंट शिमला में साइन हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी फ्रॉम फूड। विटामिन डी का मुख्य स्रोत भोजन में से है, कौन सा है इसमें से? ऑप्शन बताइए आप लोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मछली के लीवर का तेल, कोड लीवर ऑयल। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी के कारण दो बीमारी होता है। एक होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है,
रिकेट्स जो है कि बच्चों में होता है, और एक होता है ओस्टियोमलेशिया, जो कि बूढ़ों लोगों में होता है, ओल्ड लोग में होता है ओस्टियोमलेशिया। ये दो रोग होता है विटामिन डी की कमी से। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आगे अपने क्वेश्चन पे। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? पहला है गुजरात, दूसरा है असम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है नागालैंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है एशिया का, जिसका नाम है डिगबोई ऑयल फील्ड है, जो कि ये असम में है। और असम के ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। असम के ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है डिगबोई ऑयल फील्ड। और गुजरात में एक ऑयल रिफाइनरी है वहाँ पे, क्या है? जामनगर ऑयल रिफाइनरी, जो कि मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री का है। जामनगर ऑयल रिफाइनरी गुजरात में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मांझ जो है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, फोक डांस है। तो अगर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा का फोक डांस आपको बताते हैं हरियाणा का, वो है गुग्गा। क्या है? गुग्गा फोक डांस कहाँ का है? हरियाणा का है। ओके, हरियाणा का फोक डांस क्या है? गुग्गा। और केरल में क्या? केरल में क्लासिकल डांस है। कौन सा डांस है? क्लासिकल डांस। दो क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस मतलब हो गया शास्त्रीय नृत्य, और फोक डांस हो गया लोक नृत्य। क्लासिकल डांस कौन सा है? कथकली और मोहिनी अट्टम। ओके, तो और आगे देखते हैं केरल असम में कौन सा? असम में एक फोक डांस है बिहू, फेमस फोक डांस बिहू है। और असम का क्लासिकल डांस है सतरिया। क्या है? सतारिया। असम का क्लासिकल डांस क्या है? सतरिया। मध्य प्रदेश का एक दो और बताते हैं आप लोगों को फोक डांस। मध्य प्रदेश का एक फोक डांस है गौर। क्या है? गौर। और एक बताते हैं और गिरिदा। ये दोनों कहाँ का फोक डांस है? मांझ हो गया, गौर हो गया और गिरदा, ये तीनों मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? इनमें से बताइए आप लोग कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, जिसको कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक। ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। और इसका बहुत विंग्स ऑफ फायर एक बुक है, विंग्स ऑफ फायर। और उसके बाद ऑप्शन डी सतीश धवन, प्रोफेसर सतीश धवन, इसी के नाम पे सतीश धवन स्पेस सेंटर का नाम रखा गया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से कि इंडिया का मैक्सिमम सैटेलाइट यहीं से लॉन्च किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर एडॉप्टेड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रसिया? चलिए इसका ऑप्शन है व्लादिमीर द ग्रेट, माइकल रोमानेव, इवान चतुर्थ और बोरिस गोदुनोव। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर द ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इज द ट्रेडमार्क ऑफ, यूनिक्स ऑपरेटिंग किसका ट्रेडमार्क है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है बेल लेबोरेटरीज और ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है मोटरोला। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बेल लेबोरेटरीज का ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रेडमार्क ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स।
और माइक्रोसॉफ्ट का एक एआई प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है एज्योर। क्या नाम है? एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है एज्योर। एप्पल को तो आप लोग पता ही होगा, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 21? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, ऑप्शन डी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन है अनुच्छेद 21A में। राइट टू इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आता है, और आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत लाया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इज इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है इंडिया में। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है मिजोरम में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज कवर है। कितना परसेंटेज? 86.27% मिजोरम में फॉरेस्ट कवर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच इज द नेम ऑफ प्रोसेस विच गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिससे गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है सब्लिमेशन, ऑप्शन बी है डिपोजिशन, ऑप्शन सी है कंडेंसेशन, ऑप्शन डी है इवेपोरेशन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है? गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और सब्लिमेशन में होता है क्या? सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं सॉलिड टू गैस डायरेक्ट बदलता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में होता है जो गैस से लिक्विड में बदलता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है लिक्विड से गैस में जो बदलता है, लिक्विड से गैस में बदलने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन बोलते हैं, और गैस से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन, जिसको संक्षेपण बोलते हैं, और सॉलिड से गैस में बदलने के सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को डिपोजिशन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है हाउ मच सॉल्ट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 0.4%, ऑप्शन डी है 0.6%। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 0.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ सिंगापुर? सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर ए, टेमासेक जो है सिंगापुर का पुराना नाम है। और अदर ऑप्शन देखते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। क्या है म्यांमार का पुराना नाम? बर्मा। और सिलोन किसका पुराना नाम है? सिलोन है श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों आप लोग सारा आंसर कॉपी में नोट करते चलिए, और जब टेस्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किसका कितना स्कोर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मून ऑफ प्लूटो? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो का जो मून है उसका नाम क्या है? इस चारों ऑप्शन में बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चेरोन। क्या है? चेरोन। प्लूटो का मून का क्या नाम है? चेरोन।
और गैनीमेड, गैनीमेड किसका मून है? गैनीमेड है जुपिटर का, जिसको बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं। जुपिटर का मून है गैनीमेड, और जुपिटर का लार्जेस्ट मून है गैनीमेड। और एक मून और है, इसका जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका नाम है यूरोपा। यूरोपा भी किसका मून है? गैनीमेड का। नहीं, जुपिटर का मून है, जुपिटर का मून है एक यूरोपा। लूना, लूना जो अपना अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, मून अपना जो मून है उसका दूसरा नाम है लूना के नाम से जाना जाता है। और ट्रिटोन, ट्रिटोन किसका मून है? ट्रिटोन है नेपच्यून का मून। ट्रिटोन है नेपच्यून का मून है, ये किसका? नेपच्यून का। और ये नेपच्यून का लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है ट्रिटोन नेपच्यून का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट बाय द एंशियंट इनकास? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए फटाफट। निम्नलिखित में इसका किसका निर्माण प्राचीन इनकास द्वारा किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा माचू पिचू। इसका सही ऑप्शन होगा माचू पिचू। ये पुराना, इसका निर्माण प्राचीन इनकास के द्वारा किया था। हागिया सोफिया कहाँ है? ये ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्पून विच लुक्स बेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, रिटेंशन का, कि फोकस का? चलिए बताइए फटाफट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्शन। ये अपवर्तन का उदाहरण है, जो चम्मच टेढ़ा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है मैक्स प्लांक, ऑप्शन बी है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन सी है हेनरी बेकुरल, ऑप्शन डी है हेनरिच हर्ट्ज। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकुरल, जो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिवाइड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स की नीति किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है डलहौजी, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, जिसको हड़प की नीति बोलते हैं, वो डलहौजी के द्वारा नीति बनाया गया था। तो अगर अब तक देखते हैं लॉर्ड कर्जन के टाइम में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था 1905 ईस्वी में। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और इंडिया स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम और आखिरी गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। क्या थे? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द बैटल ऑफ चिल्लियावाला फाउट? चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। चिल्लियावाला युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1849 में। कितना में लड़ा गया था? 1849 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पल बिल्ट आउट ऑफ मार्बल बाय बीमल शाह? निम्नलिखित में से बीमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा टेम्पल जो है बीमल शाह जी के द्वारा बनाया गया था। और दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा टेम्पल। और बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है? बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में।
तंजावुर तमिलनाडु में, तंजावुर तमिलनाडु में है, तंजावुर तमिलनाडु में बृहदेश्वर टेम्पल। और ओमकारेश्वर टेम्पल कहाँ है? ओमकारेश्वर टेम्पल है मध्य प्रदेश, एमपी, जिसको एमपी में है ओमकारेश्वर टेम्पल, और ये नर्मदा रिवर के किनारे है, नर्मदा रिवर के किनारे है ओमकारेश्वर टेम्पल। और रंगपुर आदिनाथ टेम्पल कहाँ है? रंगपुर आदिनाथ टेम्पल रनकपुर में है, रनकपुर आदिनाथ टेम्पल रनकपुर में ही है, रनकपुर, जो कि राजस्थान में है, जो कि राजस्थान में है। तो ये रहा आज का टेस्ट दोस्तों। आप लोगों को टेस्ट डिस्कशन में मज़ा आया होगा, कमेंट करके बताइए सब दोस्तों। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।